चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, आपके पास थ्री इक्वेशंस आपके सामने मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं इन जनरल, दो वेरिएबल के अंदर के। अब हमें देखना है कि व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन इक्वेशन। जो दिए गए इक्वेशन से उनकी कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है। तो देखिए, बहुत सिंपल सा मीनिंग है उसका कि दो चीजें यहां पर आपको देखनी है कि अगर आपका मतलब आपको जो भी आपके सामने जितने भी इक्वेशंस लिखे हैं, तो उनको अगर आपके पास सॉल्यूशन है, उन इक्वेशंस के लिए अगर आपके पास सॉल्यूशन है, तो बेटा उसको कहा जाएगा, उन सिस्टम ऑफ उस इक्वेशंस को कहा जाएगा कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, मतलब सवाल क्या आता है कि क्या दिए गए इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। आपको ये पूछा जाएगा कि क्या ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपके इस बुक के अंदर, स्टेट बोर्ड के बुक के अंदर एक थियरम दे रखा है, दैट इज नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात हो रही है। देखिए बेटा, किसी भी चीज को मैथमेटिक्स के अंदर होने के लिए दो चीजें होती है, एक होता है नेसेसरी कंडीशन, एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो जब भी कोई चीज आप रूल के तहत देते हो, तो आपको उसको, मतलब रूल ऐसा कि जो मैथमेटिक्स के अंदर, जब तक मैथमेटिक्स रहेगा वो उस रूल को आप हिला नहीं सकते। तब ऐसी सिचुएशन आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों भी देना होता है। लेकिन हमारा जो थ्योरम दिया है उसके अंदर सिर्फ नेसेसरी कंडीशन दिया है, और वो नेसेसरी कंडीशन क्या दिया है कि ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट तब कहलाएंगे जब इफ डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। अब यहां पर भी आपको ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट्स को आपको राइट हैंड साइड में लिखना है। तो इस थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो आता है, तब आप कहेंगे कि ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब ये होनी चाहिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। मतलब इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि दिए गए इक्वेशन कंसिस्टेंट है करके। ठीक है, तो उन्होंने एक थ्योरम क्या दिया है कि अगर आपके पास ये इक्वेशंस दिए हैं, तो इन इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कहा जाएगा इफ दिस हैपेंस। लेकिन सबसे पहले इस बात का मतलब समझ लेते कि व्हाट इज कंसिस्टेंट, कब कंसिस्टेंट कहा जाता है। ये तो कंडीशन हो गई कि दिए गए इक्वेशन को कंसिस्टेंट है या नहीं पहचानने की। तो मान लीजिए कि ये कंडीशन है आपके सामने नहीं है, और आपको पहचानना है कि दिए गए इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर तय किया जाएगा कि दिए गए इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। तो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर दिए गए सिस्टम को, मतलब ये जो सिस्टम है थ्री इक्वेशन का, जो भी दिए गए इक्वेशन है उनको अगर आपके पास उन इक्वेशन का सॉल्यूशन मौजूद है, मतलब जब आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप बिंदास कह सकते हो कि वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आपको पता होगा कि जब लाइंस पैरेलल होती है तब सॉल्यूशन नहीं होता है ना, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा जिसके अंदर लाइन इंटरसेक्ट होती है, या फिर होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसके अंदर लाइंस ओवरलैप होती है ना। तो इक्वेशंस को कंसिस्टेंट तब कहा जाता है जब उन इक्वेशंस को सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इन तीन इक्वेशंस को सॉल्यूशन है या नहीं, अगर ये चेक करना है, तो मुझे इनको तीनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, जो क्रैमर्स रूल यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग सॉल्यूशन अगर आ जाते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिए गए इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे सॉल्यूशन मिलता है तो मैं बोलूंगा कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो मैं क्या बोलूंगा कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब देखो बात क्या हो रही है, अब बात हो रही है नेसेसरी कंडीशन की। नेसेसरी का मतलब क्या कि ये होगी ही कंडीशन। हाँ, जब आप 100% कहना चाहते हो कि दिए गए कंसिस्टेंट है या नहीं, तो सिर्फ ये कंडीशन नहीं ली जा सकती, इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए। तो जो हम देख रहे हैं दैट इज, वो हम लोग नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब क्या कि अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो ये होगा ही, इसका उल्टा जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में ट्रू हो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि दीज थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब है कि ये डिटरमिनेंट जीरो होगा ही। लेकिन
किन्हीं दिए गए 3 इक्वेशंस के लिए अगर उनका डिटरमिनेंट 0 होता है तो ये जरूरी नहीं कि इससे हम लोग ये बोल सके कि ये तीनों कंसिस्टेंट है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसको कहा जाता है नेसेसरी कंडीशन। तो हमारे बुक के अंदर क्या दे रखा है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। तो हमें इसका एग्जाम्पल में यूज कैसे करना होता है, तो देखिए बेटा एग्जाम्पल में क्या होता है, ये जो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं ना आपको, इनकी जगह किसी एक कोएफिशिएंट की जगह अननोन कांस्टेंट आता है के लैम्बडा इस तरीके से, और आपको उसका वैल्यू निकालना होता है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि दिए गए इक्वेशन कंसिस्टेंट है, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया अगर दिए गए इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं तब हमें पता है नेसेसरी कंडीशन क्या है कंसिस्टेंसी की। अगर ये कंसिस्टेंट है तो ये आना ही चाहिए। अगर सूरज निकला हुआ है और कोई आदमी अगर घर से बाहर निकलता है तो उसकी शैडो बननी ही बननी है। समझ रहे हो बात को? तो ये उस प्रकार की कंडीशन है ना। तो अगर ये कंसिस्टेंट है तो डिटरमिनेंट 0 आना ही चाहिए। लेकिन उल्टी बात को ध्यान में रखना, अगर 0 आता है तो जरूरी नहीं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट ही हो, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं। मतलब दिस इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन which on the basis of which we can make conclusion that the given equations are consistent। तो ये sufficient नहीं है, हाँ ये necessary है। तो अगर necessary है तो उल्टा बात सही हो जाएगी, मतलब अगर ये consistent है तो डिटरमिनेंट को हम 0 बोल सकते हैं और हमें इसी का यूज करना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। थ्योरम के प्रूफ के अंदर मैं जाऊंगा नहीं, अगर जिसको जाना है तो देखिए सिंपल तरीके से इसका प्रूफ दिया है। पहले आप इन दोनों को क्रैमर्स रूल यूज करके सॉल्व कीजिए। एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, dx बाई डी dy बाई डी। तो जो एक्स और वाई का वैल्यू मिला है उसको इस इक्वेशन में रखिए, तो उससे आपको ये कंडीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था कंसिस्टेंसी के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट आता है बेटा, वो है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए ये दोनों जो बातें हैं एक दूसरे जुड़ी हुई है, इसलिए एक साथ बोली गई है। अब बेटा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बारे में पता है, आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उस समय आपको ट्रायंगल का बेस और हाइट पता होना जरूरी है। आपने दूसरा एक हेरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ रखा है कि जिसके अंदर आपको सिर्फ ट्रायंगल की अगर साइड्स भी पता है तो भी आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके आप उसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ट्रायंगल के सिर्फ वर्टेक्स दे रखे हैं, तो आप सिर्फ वर्टेक्स का यूज करके कैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि भैया अगर वर्टेक्स दिए हैं तीनों भी तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके साइड्स निकालेंगे और फिर हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं, वो किए बिना आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल के तीनों भी वर्टेक्स दे रखे हैं, दैट इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 दे रखा है मान लेते हैं, और अगर इस प्रकार आपको किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हैं तो बेटा आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सीधा लिख सकते हो। डिटरमिनेंट कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1 x2 x3 कॉलम बनाइए, y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3, और तीसरा कॉलम क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर शेप में होता है, तीसरा कॉलम आएगा 1 1 1 का। अब बेटा आपने ये जो डिटरमिनेंट लिखा है ना, इसका जो भी वैल्यू आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगा, हाँ इसके अंदर एक चीज रहेगी क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए और उसका हाफ कीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या देगा आपको, वो देगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब आपको तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता है कि वी कैन इंटरचेंज क्या
कैन इंटरचेंज रोज बाय कॉलम्स, तो इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो को बना दो कॉलम, तो x1 y1 y, x2 y2 1, रो बन गई कॉलम, थर्ड रो बनेगी थर्ड कॉलम, दैट इज x3 y3 1। जैसे मर्जी लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये वाला आसान है ध्यान में रखने के लिए कि तीनों भी वर्टाइसेस के x कोऑर्डिनेट फर्स्ट रो में, y कोऑर्डिनेट सेकंड रो में एंड थर्ड रो में 1 1 1, तो ये ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखना, तो ये रखिए, दोनों भी सेम ही है। तो इस प्रकार से दिया जाएगा एरिया। अब जिन बच्चों की रुचि इसके प्रूफ के अंदर है कि कैसे ये आता है, वो लोग क्या करके देखे, मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका प्रूफ बुक के अंदर बिल्कुल सीधे तरीके से दिया है, लेकिन अगर पढ़ने से समझ में नहीं आता है तो मैं यहां पर बता देता हूं। ठीक है, तो क्या किया जाएगा बेटा इसके प्रूफ के लिए, सिंपल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालिए, क्योंकि आपका ट्रायंगल होता है प्लेन के अंदर, और फिर क्या करेंगे, हर वर्टाइसेस से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, किया परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में बेटा आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, फिर एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, हमारा टारगेट है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। अब आपके पास क्या है, बी के वर्टेक्स है, सी के वर्टेक्स है, ए के वर्टेक्स है, तो आपके पास ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये मत पूछना, ये तो बिल्कुल आसान बात है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए बी से जो हमने परपेंडिकुलर यहां पर डाला है, तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, x2। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आप यहां पर नाम दे देना, नाम देने में कोई कंजूसी नहीं करनी है आदमी ने, है ना। तो OM डिस्टेंस कितना हो गया, OM हो गया x2, क्यों, क्योंकि बेटा b के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है इसका, x2 इतना, तो ये हो गया x2। अब n का O से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। चलिए सबसे पहले तो ON लिखिए, ON कितना होगा, तो A का कोऑर्डिनेट देखिए y एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, तो x1 होगा। और फिर अगर mn निकालना है तो mn कैसा निकालेंगे, ये इतना और ये इतना, तो इतने में से इतना सबट्रैक्ट किया तो mn बना x1 माइनस x2। समझे नहीं समझे, समझ में आई बात। उसी प्रकार से ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सब कुछ निकालिए और फिर क्या करना है पता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, पहले इस ट्रेपेजियम का एरिया इस ट्रेपेजियम के एरिया के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको पूरे प्लेन फिगर का एरिया मिलेगा, और फिर क्या करना है, इस ट्रेपेजियम का या फिर रेक्टेंगल जो भी आपको दिख रहा है उसका एरिया उसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया तो पता है ना, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो जब आप इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने जाएंगे तो हाफ इन ब्रैकेट पैरेलल साइड्स मतलब ये, और इस ट्रेपेजियम का हाइट ये लेना, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, तो कर देना इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अब ये प्रूफ बेटा बुक के अंदर अच्छे से दे रखा है और मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो जो भी बच्चे प्रूफ के अंदर रुचि रखते हैं कि उनको जानना है कि भैया ये आया कैसे, तो वो लोग बुक के अंदर थियरम्स का प्रूफ देख ले, मैंने समझा दिया है। और जिन बच्चों को प्रूफ के अंदर रुचि नहीं है वो बच्चे सीधा क्या करेंगे, बस फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे कि भैया ट्रायंगल के अगर सिर्फ वर्टेक्स पता है तो हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हैं, और उसके लिए क्या है, ये है, कहाँ गया हटा दिया मैंने। तो फॉर्मूला पता है ना, पहले रो के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट लिखो तीनों वर्टेक्सेस के, दूसरे रो के अंदर वाई कोऑर्डिनेट्स लिखो, और तीसरे रो में 1 1 1 लिख दो, और बाहर हाफ है ही, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट के वैल्यू को, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा। अब बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की। तो बेटा 3 पॉइंट्स है आपके पास। अब 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब कहा जाते हैं, को का मतलब क्या होता है, को का मतलब एक साथ होना, को लीनियर का मतलब लाइन पर, को मतलब एक ही। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, 3 पॉइंट्स कोलिनियर मतलब या तो आप ऐसे कहो कि तीनों पॉइंट्स में से एक लाइन पास हो रही है, या फिर कह सकते हो कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, तो इनको कहा जाएगा कोलिनियर। ठीक है ना, कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए आपको पता चल चुका है क्या कि
ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है डिटरमिनेंट से, और वो डिटरमिनेंट क्या है वो भी आपको पता है। अब मान लीजिए कि 3 पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सही है, 3 पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको सवाल पूछा जाता है कि बताओ भैया ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये थ्री पॉइंट्स अगर कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर होंगे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन पर है तो क्या उनको जोड़ के ट्रायंगल बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स एक लाइन में है तो अगर आप उन 3 पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ट्रायंगल बनेगा भी नहीं बनेगा। हमेशा जो ट्रायंगल फिगर है वो कैसे बनता है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है। एक लाइन में अगर 3 पॉइंट्स है तो उससे कतई ट्रायंगल नहीं बनेगा भैया। अगर 3 पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर है तभी जाके ट्रायंगल बन सकता है। तो अगर आपके 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उससे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। मतलब अगर आप तीनों को जोड़ के ट्रायंगल निकालने जाएंगे तो उसका एरिया तो 0 बनेगा। तो जब भी आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे तो सिंपली आप डिटरमिनेंट निकालिए, उसका हाफ भी लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली डिटरमिनेंट निकालिए तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके। और अगर वो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो समझ लेना कि भैया वो कोलिनियर है, क्योंकि अगर कोलिनियर नहीं होते तो एरिया कुछ ना कुछ आता। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है इसका मतलब वो तीनों भी एक ही लाइन में है। समझ रहे हो बात में? जैसे मान लीजिए ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होते तो हम लोग जो ये डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, कौन सा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो एरिया कहां से आएगा। और अगर तीनों एक लाइन में नहीं है तो मात्र 0 नहीं आएगा डिटरमिनेंट। तो पहचानेंगे कैसे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं? जब उसके वर्टेक्स दे रखे हैं, कैसे पहचानेंगे? तो डिटरमिनेंट निकालिए। और डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालना है? तीनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट फर्स्ट रो में, y कोऑर्डिनेट सेकंड रो में एंड 1 थर्ड रो के अंदर। और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब हुआ कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो बेटा वो नॉन कोलिनियर है। दूसरी बात, जब आप एरिया निकालते हो तो कई बार ऐसे हो सकता है कि वैल्यू नेगेटिव आ जाए। ऐसे सिचुएशन में आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि एरिया नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप उसका मॉडुलस वाला वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। मतलब अगर नेगेटिव आता है तो बेटा उसको पॉजिटिव ले लेना है। लेकिन उल्टा कई बार ऐसे हो सकता है कि ट्रायंगल का एरिया दे रखा होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस निकालने पड़े। ऐसे सिचुएशन में मात्र आपको एरिया दोनों भी साइन में लेना पड़ेगा, प्लस और माइनस, जब कोऑर्डिनेट्स के निकालने की बात होगी। ठीक है बेटा, तो मैं एग्जांपल के अंदर ये दोनों चीजें बता दूंगा आप लोगों को। तो यहां पर हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है लास्ट एक्सरसाइज के लिए जो जरूरी था डिटरमिनेंट का। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अभी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो गुड बाय।